Hello everyone, this is Reena Pandey and I'm again here with Daily MCQ Express containing 5 new questions based on current affairs and latest news and updates. So now, let's begin for our day. The question number 1, consider the following statements regarding the supplementary demands for grants. For this, 3 statements are given. First statement क्या है? The President of India must approve the supplementary demand for grants. Second statement given is it is regulated by the same procedures as the regular budget. और third statement हमें दी गई है the contingency fund of India is utilized when these demands are approved. Now, first we will get to know what is supplementary demand for grants. It refers to the additional funds. ये वो एडिशनल फंड्स हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर गवर्नमेंट के को एलोकेटेड जो बजट होता है वो कम पड़ जाता है एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू डू सर्टेन एक्शंस, सो डेफिनेटली द गवर्नमेंट हैज टू आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम द पार्लियामेंट. सो supplementary demands of grants refers to those additional funds that the government seeks from the parliament during a financial year when the original budgetary allocations are fall short, right? तो इसे जब भी पैसों की जरूरत होती है for certain actions और उसका बजट खत्म हो चुका होता है तो definitely for those additional funds the existing government को पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं उसके बारे में बात करते हैं. द प्रेसिडेंट डज नॉट अप्रूव दीज डिमांड्स. सबसे पहले तो प्रेसिडेंट इन डिमांड्स को कभी अप्रूव नहीं करता है, ठीक है, इन अ डिस्क्रिशनरी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. बल्कि आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है. कैसे? इस पूरी जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है इसको वो पार्लियामेंट में लेड आउट करता है, राइट? एक्चुअल अप्रूवल कब आता है? जब लोकसभा के सारे मेंबर्स उस पर डिबेट करते हैं और वोट करते हैं डिमांड्स के लिए कि वेदर दे आर जस्टिफाइबल और नॉट, हमें उतने पैसे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको देने चाहिए नहीं देने चाहिए, और दोज एक्शंस फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड नीड्स टू बी टेकन और नॉट, राइट? सो इन सब पे लोकसभा में पूरा डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और वोट्स होता है. उसके बाद वो अप्रूव होते हैं एंड देन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एप्रोप्रिएशन एक्ट, राइट? अब द फंड्स फॉर दीज सप्लीमेंट्री डिमांड्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया. तो अगर हम इन सारी इंफॉर्मेशन को देखें तो स्टेटमेंट 1 और 3 तो इनकरेक्ट है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं 1 and 3 आर इनकरेक्ट. Now, statement 2, the supplementary demands for grants follow the same parliamentary procedures. ये same parliamentary procedure follow करता है as a regular demand for grants. जैसे हम बजट को भी प्रेजेंट करते हैं और फिर वो ग्रांट किया जाता है, जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो ही इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स का भी प्रोसीजर होता है फॉर दी अप्रूवल एंड एलोकेशन, राइट? एंड once they are approved they are included in the appropriation act for authorizing the procedure, right? तो statement 2 जो है correct है. According to these the answer to this question is A means only one statement is correct. Statement number 2 is correct, 1 is wrong and 3rd is wrong. Now let's move to the second question. The directive principles of state policy directs the state to promote the welfare of its people and safeguard the health and strength of workers. And second, in India the right to disconnect act 2015 recognizes the right of the employees to disconnect from work. ये दोनों स्टेटमेंट दी गई है. अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट? सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द आंसर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिर है क्या, राइट? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को इंश्योर करती है कि हाउ अ जस्ट सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश इन इंडिया. जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे सिटीजन्स है, उसको एक जस्ट सोसाइटी कैसे दे सकती है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल्स हैं 36 to 51, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51. ये सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिए गए हैं, राइट? और ये प्रिंसिपल्स जो है नॉन जस्टिसेबल है. इट मीन्स ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स तो नहीं किए जा सकते हैं स्टेट्स पर, बट येस दे एक्ट एज मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट कि जब भी स्टेट के आगे ऐसे कोई इश्यूज आएंगे तो स्टेट डेफिनेटली इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा देखेगा, उनको फॉलो करेगा फॉर मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राइट? तो जो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, जो आर्टिकल 38 है DPSP का, ये कहता है स्टेट को कि यू हैव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इंश्योरिंग देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. आपको अपने स्टेट के लोगों के लिए इंश्योर करना है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये आर्टिकल 38 ऑफ DPSP कहता है. और आर्टिकल 39E क्या कहता है? इट एम्स एट सेफगार्डिंग दी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स. जितने भी हमारे वर्कर्स है सोसाइटी में उस स्टेट में, राइट, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को सेफगार्ड किया जाए. ये डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. अब इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क. इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि हाउ अ पर्सन हैज can disconnect from work, what is his right to disconnect from work. तो ऐसा कोई भी specific law नहीं है. तो seeing all these informations, facts and figures, the answer to this question is A. A means
Only one statement is correct, that is first. Second is incorrect. Now, moving towards the third question. Consider the following statements regarding the Gulf Cooperation Council. The statement given for this are: Persian is the official language of the council, its headquarters are located in Riyadh, and Yemen is the member state of the council. Now, let's proceed towards the information about the Gulf Cooperation Council. पहले GCC है क्या? GCC एक political and economic यूनियन है ऑफ 6 मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, और ये 6 मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या क्या है? बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये जो 6 कंट्रीज हैं, इनसे मिलकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना है, जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ताकि ये आपस में अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा सके, फॉस्टर कर सके इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ एनी कैलामिटी। और इसी एम क्या करता है? टू फॉस्टर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। इसका गोल है कि उनके बीच में रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, उनकी कॉमन पॉलिसीज डेवलप हो, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पूरे गल्फ रीजन में सारे सिटीजन्स का वो इंप्रूव हो सके, राइट। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर इशूज लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। इससे ये एक यूनिट बनाते हैं अपनी 6 कंट्रीज का। तो इस हिसाब से जीसीसी के बारे और क्या इन्फॉर्मेशन है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक है, यस। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्शियन नहीं है वो अरेबिक है, और इसके 6 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, जैसे हमने पहले देखा, बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था? हेडक्वार्टर्स ऑफ जीसीसी इज लोकेटेड इन रियाद। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखें तो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। डी मीन्स second is correct only and first and 3 are incorrect. So answer is D, second only, right? Now, moving towards the fourth question. With reference to the National One Health Mission, consider the following statements. It aims to achieve integrated disease and controlled and pandemic preparedness across human, animal, plant and environmental sectors. Second क्या है? National Center for Disease Control, इसकी nodal agency है, right? For international and national collaboration under the mission. और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द मिशन। ये तीनों स्टेटमेंट्स दी गई है। नाउ वी हैव टू सी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू टुवर्ड्स द आंसर, वी शुड नो व्हाट इज नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन क्या है? ये एक इनिशिएटिव है बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब क्या होता है? वन हेल्थ मीन्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, राइट। सो जो भी इकोसिस्टम में ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट थ्राइव करते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट अडॉप्ट अ वन हेल्थ अप्रोच सो दैट द डिजीजेस विच आर स्प्रेड अक्रॉस स्पीशीज एंड ह्यूमन सिस्टम्स, दे मस्ट बी controlled, they must be prevented and we should have a unified response. तो इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो जूनोटिक्स डिजीजेज हैं, वो डिजीजेज जो ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें। स्ट्रेंथन सर्विलियंस, हम इनकी जो सर्विलियंस है, इनके एमर्ज होने की, इन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, उसको स्ट्रेंथ कर सके, उसको मजबूत कर सके। प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ, वेट एंड एनवायरमेंटल सेक्टर्स। अगर इन सारे सेक्टर्स के बीच कोलैबोरेशन होगा तो बेहतर तरीके से इन पेंडेमिक्स को रोक सकते हैं। एंड इंश्योर फूड सेफ्टी, और अगर हमारी फूड सेफ्टी इंश्योर्ड होगी तो कोई डिजीज ट्रांसमिट होने से पहले ही रुक जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। डेफिनेटली इट एम्स टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस अक्रॉस द human, animal, plant and environmental sectors. Statement 2 and 3 are incorrect. कैसे? The National Institute for One Health, ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है। और जो इसके जो चेयरमैन है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन के चेयरमैन है, वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो सीइंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर ए। इट मीन्स only one statement is correct. Statement number 1. Second is also wrong, third is also wrong, right? Now, let's move towards the fifth question. Consider the following statements. The Right of Persons with Disability Act 2016. It includes provisions for establishing the Office of the State Commissioners for Disability Acts, right? At the state level. Second information है, India has not ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. अब हमें ये इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी सही है, कौन सी गलत है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर एंड लेट्स नो व्हाट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो इनेक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटीज ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑल दोज पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज, लाइक देयर राइट्स एंड ड्यूटीज शुड बी प्रोटेक्टेड इन द सोसाइटी एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दे fully participate in the society. They should be fully respected in the society. They should not be discriminated on any grounds of their disabilities. इसीलिए ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट बनाया गया 2016 में, राइट। अब व्हाट इट डिमांड्स, इसके लिए स्टेट लेवल पे एक
कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है. देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर्स एट द स्टेट लेवल, और उसका काम क्या होता है? टू मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट डिसेबिलिटी राइट्स, कि वो सारे डिसेबिलिटी राइट्स जो भी हैं उनको मॉनिटर कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, सारी कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकें, और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकें व्हाट कुड बी द बेटर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑल द पॉलिसीज, राइट. अब इंडिया ratified Union Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. India ratified this on October 1, 2007, right? और committed था to protect, promote and ensure the rights of persons with disabilities. So according to these statements, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So the answer to this question is answer A. It means only statement number 1 is correct, right? So thank you so much for the day. Stay tuned for more updates at the rate of Prodigy IAS.